हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने कल यानी कि पिछले लेक्चर में स्टडी किया था ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस तरीके से NADH2 FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है ना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के हमने तीनों स्टेप पढ़ लिया, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस, Krebs साइकिल एंड ETS। इस तरीके से ग्लूकोज से ATP के प्रोडक्शन को कंप्लीट किया जाता है। NCERT ने ग्लाइकोलाइसिस के बाद में फर्मेंटेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया है ना। तो मैंने इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए फर्मेंटेशन को ग्लाइकोलाइसिस के बाद में स्टडी नहीं कराया, लेकिन अब हम फर्मेंटेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन है क्या? जैसे आपने स्टडी किया होगा कई इनिशियल स्टेज से, जब बायोलॉजी की स्टडी शुरू होती है कि कई क्लासों में हमें फर्मेंटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे जो हम ब्रेड खाते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं जैसे शराब है, बियर है, इन सब का निर्माण माल्टोज युक्त पदार्थों में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनते हैं। इसके बाद में इडली और जो डोसा के लिए जो डफ बनता है, डॉग बनता है, जिसे हम लोग इडली बनाने से पहले कुछ लोग सूजी से बनाते हैं, कुछ ढोकले के लिए जैसे बेसन बनाया जाता है, तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। NCERT 12th के अंदर लिखा है कि इडली और डोसा के लिए जो डॉग बनाया जाता है वो एक्चुअली बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का रिजल्ट है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन द्वारा होता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं और भोजन का यहाँ पर आंशिक अपघटन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है जिसे कुछ जीवाणु तथा कुछ कवक द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें ईस्ट के नाम से अगर प्रमुख ईस्ट की बात करी जाए तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ईस्ट है, कह सकते हैं ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। ईस्ट को किण्वन कवक के नाम से जाना जाता है। ईस्ट को तो हम फर्मेंटेशन फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना, ऐसे, इसीलिए हम इसे किण्वन फंजाई ही कहते हैं। ईस्ट के द्वारा ही ब्रेड बनाया जाता है, ईस्ट के द्वारा एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो किण्वन की प्रक्रिया है इसे डिस्कवर किसने किया? अच्छा, इसके लिए एक और ख़ास बात है, यह प्रक्रिया
प्रक्रिया जीवित तथा अजीवित माध्यम में होती है। अच्छा, इसको खोजने वाला साइंटिस्ट था, इसे लुईस पाश्चर के द्वारा खोजा गया, ठीक है, गया। इस प्रक्रिया में भोजन मतलब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 अल्कोहल, लैक्टिक एसिड का निर्माण एवं लैक्टिक एसिड का निर्माण एवं 2 ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट टू फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के लिए एक प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है, तो उसे हम जरा समझें। तो फर्मेंटेशन में याद करो, फैट ऑफ लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड 3 डायरेक्शन में जा सकता है। नंबर 1, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल फर्मेंटेशन में जाएगा तो एल्कोहल CO2 का प्रोडक्शन होगा। अगर वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड चूँकि 3 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ CO2 का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम देखें, ये है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ये ग्लाइकोलाइसिस है, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहाँ से देखा जाए तो अगर फर्मेंटेशन चल रहा है किस ओर? अच्छा, यहाँ एक और चीज़ होती है, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ एक्चुअली एक काम होता है। क्या? ये 2 पायरुविक एसिड, तो इसी दौरान अगर 2 मॉलिक्यूल का कंसेप्ट लेके चलो तो 2 NAD, और ये बनते हैं
2NADH2, ये NADH2 का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होने जा रहा है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब है कि इस सेगमेंट में यहाँ से एक CO2 रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज हो जाती है? CO2। अगर 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हो कंपाउंड की, तो 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे ये, ठीक है, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इनके जनरेट हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगी और इससे बन जाएगा C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हो तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के जनरेट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसे एक्टिव करने के लिए जो मेटल आएगी वो है जिंक। क्या है? जिंक यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड और फिर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि इस प्रोसेस में ये NADH2 का यूज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो यहाँ NADH2 का यूज हो जाएगा जब एसीटैल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड में क्या देख रहे हैं, दूसरी साइड में हम इस तरीके से स्टडी करेंगे कि यहाँ सीधे पायरुविक एसिड इसमें भी बनेगा। अगर ये प्रोसेस किस में चल रही है, अगर ये प्रोसेस लैक्टिक एसिड की ओर जा रही है ना, तो लैक्टिक एसिड की ओर जाएगी तो यहाँ क्या होगा, सीधे बन जाएगी लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगी? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पायरुविक एसिड सीधे ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 लैक्टिक एसिड। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी यही चीज़ हो रही है कि ये यूज किए जा रहे हैं इस प्रोसेस में और ये भी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, NADH2 में। 2 NADH2 का यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा और ये बैक्टीरिया के जरिए होता है। और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज प्रोसेस यहाँ पर यूज हो रहा है। और यहाँ पर कौन यूज हो रहा है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो आप समझ सकते हो ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब पायरुविक एसिड अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे तो फिर इस प्रोसेस के तहत जाएंगे। यहाँ पायरुविक एसिड सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एसीटैल्डिहाइड इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, तो 2 CO2 यहाँ से रिलीज होंगे। एसीटैल्डिहाइड फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस से 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एंजाइम जो यूज होगा वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि अल्कोहल prepare by yeast while the lactic acid prepare by
बाय व्हाट, बाय बैक्टीरिया, है ना, या फिर मसल्स ऑफ एनिमल्स, इसमें भी मसल्स में भी, खासतौर से स्ट्रिएटेड मसल्स में जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, उनके अंदर भी हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस है टोटली फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ अब कहा जाता है, समझ लेते हैं क्या। ईस्ट के द्वारा किण्वन प्रक्रिया से ब्रेड, ठीक है, अल्कोहल आदि का निर्माण होता है, ठीक है, होता है। अच्छा, जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा किण्वन प्रक्रिया से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, क्लियर, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा जी, अब आगे क्या, मसल्स पर थोड़ी बात की जाए। जंतुओं की ऐच्छिक पेशियां मसल्स ऐच्छिक पेशियां मसल्स अधिक श्रम करते समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण संपन्न करती है, ठीक है। इस समय CO2 का उत्पादन नहीं होता,
नहीं होता है, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो फिर वहाँ पर ये CO2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड अपने आप में ही 3 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरीके से यहाँ CO2 का प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा, 2 ATP एनर्जी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और, 12th के NCERT का पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूँ। इडली, डोसा के लिए लोई बोलते हैं। लोई, लोई को कहते हैं डफ। क्या कहते हैं? डफ, DOUGH, डफ का निर्माण जीवाणु के किण्वन द्वारा होता है। किण्वन द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये 12th के NCERT का है, लेकिन अपने काम आ जाएगा क्योंकि फर्मेंटेशन से रिलेटेड। अब बात आती है कि प्राकृतिक रूप में, ये पॉइंट बड़ा खास है, प्राकृतिक रूप में जो अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है ईस्ट के द्वारा, वो लगभग 13% तक होता है। अबाउट 13% NCERT ने शब्द यूज किया है। ठीक है, 13 या 13% से कम प्राकृतिक रूप से। जैसे बियर आदि में, बियर है, वाइन है, इन्हें नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है और इनमें अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो लेस देन 13% होता है। अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में 13% से ऊपर अल्कोहल की मात्रा चाहिए तो क्या करना होगा? तो फिर वहाँ आसवन विधि अपनाई जाती है। मतलब नेचुरल तरीके से तो आप जो अल्कोहल का परसेंटेज है फर्मेंटेशन से वो 13% तक ले सकते हो, लगभग 13%, और उससे ज़्यादा अगर माध्यम में अल्कोहल की मात्रा हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में वो अल्कोहल की हाई कंसंट्रेशन ईस्ट के लिए विषाक्त पदार्थ की तरह काम करने लगती है, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। तो नेचुरल तरीके से कभी भी 13% से ज़्यादा अल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में फिर ईस्ट ही डेड हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट के लिए वो फिर विषाक्त पदार्थ की तरह कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से ईस्ट लगभग 13% अल्कोहल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इससे अधिक मात्रा ईस्ट के लिए विषाक्त, टॉक्सिक, विषाक्त पदार्थ की तरह कार्य करती है, ठीक है।
इसलिए नेचुरल फॉर्म में लेस देन 13% आप एल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हो। ये अच्छा, इसलिए बियर, वाइन में एल्कोहल 13% से कम, 13% से कम, जबकि रम, विस्की, ब्रांडी, आदि में, रम, विस्की, ब्रांडी आदि में एल्कोहल की अधिक मात्रा आश्वन विधि से प्राप्त की जाती है, ठीक है, आश्वन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। क्योंकि जो रम है उसमें 40% तक एल्कोहल होता है, विस्की, ब्रांडी में भी शायद मोर देन 40% एल्कोहल की परसेंटेज होती है। तो इन्हें फिर हाई एल्कोहल कंसंट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक और चीज़ है, एनसीईआरटी कहते हैं कि जो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो वायवीय श्वसन के लेस देन 7% होती है। तो कह सकते हैं किण्वन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा, या फिर क्या कहोगे, एटीपी की मात्रा वायुवीय तो किण्वन की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा जो एटीपी की मात्रा वायुवीय है ना, एटीपी की जो मात्रा है ऊर्जा, एटीपी की जो मात्रा है वायवीय श्वसन का 7% से भी कम होती है, 7% से भी कम मानी जाती है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का लेस देन जो अमाउंट है एनर्जी का वो 7% से कम, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी निकलती है उसका लेस देन 7% ही इस किण्वन की प्रक्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर, ये बात भी है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो है पाश्चर इफेक्ट। क्या है? पाश्चर इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट क्या होता है? पाश्चर इफेक्ट या पाश्चर प्रभाव, ठीक है, पाश्चर इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट क्या होता है? पाश्चर इफेक्ट के लिए कहा जाता है
कि जब किसी अवायवीय प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा प्रदान की जाती है तब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन की दर कम हो जाती है। इसे पाश्चर प्रभाव कहा जाता है। इसे पाश्चर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, किण्वन में शुद्ध 2 ATP प्राप्त होते हैं। 2 ATP प्राप्त होते हैं, जबकि इस प्रक्रिया में 2 NADH2 का भी निर्माण होता है, लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है, ये चीज़। तो ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन प्रोसेस है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ही होती है। इसमें फर्दर कोई प्रोसेस नहीं होती है। 2 NADH2 तो बनते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इनसे आपको एनर्जी ऑब्टेन नहीं होगी, क्योंकि NADH2 तभी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये ETS में जाएंगे, और ETS में जाने के बाद ही इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। ऐसे ये चीज़। तो ये कुछ फर्मेंटेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये बातें हैं, NCERT बेस्ड हैं। ठीक है। हालांकि फर्मेंटेशन से बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बनते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मैक्सिमम जो ईडेबल प्रोडक्ट हैं आजकल, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किण्वन द्वारा बनते हैं, है ना। इसके बाद में अल्कोहलिक जितने भी पदार्थ हैं वो किण्वन द्वारा बनते हैं। इडली, डोसा, ढोकले, इनके लिए जो डफ बनाया जाता है वो भी किण्वन की प्रक्रिया से ही निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। ऐसे अब इसके बाद में ये किण्वन है और ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।
यहाँ से जो आगे की स्टडी है वो एक्चुअली चलेगी हमारी कहीं ना कहीं आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। फर्मेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि किस टाइप से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो कहा जाता है, एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर, बाहर है। और तीसरा है कोशिकीय तथा अकोशिकीय माध्यम की माध्यम, ठीक है। चौथा होता है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है या फिर ये किसी और पार्ट में कंप्लीट होती है। तो इसका होगा कोशिकीय अकोशिकीय, दोनों माध्यम में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? फर्मेंटेशन। अब कहा जाता है कि किण्वन, एक अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया के समय, किण्वन की प्रक्रिया के समय कितने एटीपी की हानि ग्लूकोज अपघटन के समय होती है, अपघटन के समय होती है। छः एटीपी, दूसरा है 3 एटीपी, चौथा है 12 एटीपी, पांचवा है वो थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फोर्थ है इसमें कहा जाता है 9 एटीपी। तो इसका राइट आंसर माना जाता है ये क्यों माना जाता है? क्योंकि याद करो, यहाँ पर NADH2 का प्रोडक्शन हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, और एल्कोहल फॉर्मेशन के टाइम पर वो दोनों NADH2 का यूज हो गया, तो इसलिए वो फिर यहाँ पर किसी काम के बचते नहीं। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट टू किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन के समय उपयोग होने वाले एंजाइम
एंजाइम, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को सक्रिय बनाता है। कौन सी मेटल बनाती है? Mg++, दूसरा Mn++, तीसरा Zn++, फोर्थ Cu++, है ना। ये ऐसे। अब एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया किण्वन तथा वायवीय श्वसन दोनों के समय संपन्न होती है। कौन सी होगी? जैसे फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरी है क्रेब्स साइकिल। तीसरा है ETS। चौथा है पार्शियली डिकम्पोजिशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसी में हम ग्लाइकोलाइसिस को राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रक्रिया है जो एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन सभी में कंप्लीट होती है ना। इसे हम यूनिवर्सल प्रोसेस मानते हैं। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ईस्ट से कितनी प्रतिशत मात्रा में अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है? तो 13% या 13% से कम अल्कोहल की मात्रा ही हम लोग प्राकृतिक रूप से बना सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं अबाउट टू रेस्पिरेशन के एक खास सेगमेंट फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं RQ। क्या पढ़ेंगे? RQ, ठीक है। ओके, थैंक यू।